हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया है? जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है ना, हिस्ट्री मतलब पॉलिटी का हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, तो उसका हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है हम लोग उसको देख चुके हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। इसके बाद हम लोग और कौन सा कर चुके हैं? जो हमारा और कौन सा है हमारा नागरिकता, जो हमारा सिटीजनशिप्स है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और कौन सा टॉपिक हो चुका है हमारा? प्रेसिडेंट हो चुके हैं, संसद हम लोग देख चुके हैं। संसद के बाद में फिर हम लोग देख चुके हैं राज्यसभा देख चुके हैं, लोकसभा देख चुके हैं, प्रेसिडेंट के साथ फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी देख चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को भी देख चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, और कौन सा एक होता है हमारा अतिरिक्त मंत्री जो होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग जो कमिटीज होती हैं उनके बारे में और कुछ मिक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर कोई भी एक नॉर्मल सी बात है, अगर ये हमारा लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा मान लेते हैं, लोकसभा है। इसमें मतलब हम लोग के पास अगर देखते हैं, हम लोग 70% सीट किसी एक पार्टी के पास है। ठीक है, 70 का अगर हम लोग 90% ले लेते हैं ना, दो केस देख लेते हैं, एक 90% एक 70%। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले केस में देखते हैं 90% अगर एक पार्टी के पास है जो सत्ता में है, तो दूसरे पार्टी या फिर बाकी सभी पार्टी को मिला के कितना बच गया? 10% लोग बाकी सब में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सदन का निर्माण हुआ है। अब देखो इस सदन में अगर कोई भी चीज को, किसी भी प्रस्ताव को अगर रोकना रहेगा तो हम लोग, तो ये 10% काफी होंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग को 2/3 भी अगर देखना है तो 2/3 से भी ज्यादा अगर किसी के पास सीट है, सीट अवेलेबल है, 2/3 इन द सेंस अगर 100, अगर हम लोग परसेंट वाइज देखते हैं, तो अगर परसेंट में हम लोग देखते हैं तो 66 पॉइंट समथिंग, 66.6% यही कुछ आएगा। ठीक है, तो 66.6% सीट अगर किसी कोई एक पार्टी एक्वायर करके रखा हुआ है तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर हर बिल जो है वो पास हो जाएगा उससे। अगर यहाँ भी लोकसभा में भी यही सिस्टम है, और अगर राज्यसभा में सिर्फ जैसे यहाँ पर 90% सीट है ना, और दूसरा अगर राज्यसभा में देखते हैं तो यहाँ पर 70% सीट पे वही पार्टी उपस्थित है। तो इस केस में कोई सा भी कानून अगर वो पास कराना चाहती है तो पास करा सकती है, कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, ठीक है, मतलब सरकार रहेगा तो फिर पार्टी तो सेम रहेगा तभी सरकार बनेगा ना। अब देखो अलग अलग रहेगा तो भी बन सकता है। लोकसभा का बस देखते हैं ना, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बोलते हैं प्रधानमंत्री और उसी का कैबिनेट रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर मान लेते हैं हम लोग एक केस में, मान लेते हैं यहाँ पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में एक ही दल की सरकार है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट चुने जाएंगे ना उसमें भी किसका योगदान रहेगा, मतलब किस पार्टी से बिलोंग करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी की बात करें ना, यहाँ भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है, तो प्राइम मिनिस्टर जो चुना जाएगा ना, हाँ, जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो भी बीजेपी अपने से चुने, मतलब अपने प्रतिनिधित्व वाले किसी पर्सन को बोलेगी, अपने पार्टी के किसी को आदमी को बोलेगी कि इनको बनाया जाए ऐसा करके, तो वो आदमी बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से बन जाएगा प्रेसिडेंट। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसे किसी पार्टी को रोकना मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, लगभग नामुमकिन है, रोका नहीं जा सकता। वो जब प्रोटेस्ट होगा ना तब फिर रोका जा सकता है या फिर उसके ऊपर दबाव बने। अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पर आते हैं? दबाव बने। तो दबाव कैसे बनेगा? जब यहाँ पर कोई और दूसरा पार्टी रहेगा तब जाके दबाव बनेगा। तो दबाव बनाने के लिए भी पार्टी का, किसी न किसी पार्टी का या फिर बहुत सारे मिला के कुछ पार्टीज का होना जरूरी है। और ये जो दूसरी पार्टी रहती है ना उसको बोलते हैं क्या? विपक्षी दल। एक दल जो सत्ता में है वो सत्ताधारी दल हो गया, और जो सत्ता में नहीं है उसको बोलेंगे विपक्षी दल। अब विपक्षी दल भी किसको बोलेंगे? क्योंकि देखते हैं हम लोग इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारी पार्टीज हैं, लोकसभा में बहुत सारी पार्टीज के नेता उपस्थित रहते हैं। बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं? मायावती जी की भी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी का है, आम आदमी पार्टी। तो ऐसे पार्टी तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस पार्टी को बोला जाए विपक्षी दल? ठीक है, किस दल को बोला जाए विपक्षी दल? तो जो पूरे के देखो हमारे पास कितने सीट रहते हैं टोटल? 552।
552 सीट होते हैं। अब इन 552 सीट में से इसका 10% अगर निकालते हैं हम लोग, 10%, इसका 10% जिस पार्टी के पास उपस्थित होगा ना, या तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा पार्टी होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है, कम से कम 10% तो उस पार्टी के पास होना ही चाहिए। तो अगर हम लोग 552 है, हमारे पास 552 सीट है, इसका अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 55.2, ठीक है, मतलब कम से कम 55 सीट तो होनी चाहिए किसी दूसरे पार्टी के पास, तब उसको बोलेंगे विपक्षी दल, ठीक है। अब विपक्षी दल बोलेंगे तो इसका एक नेता भी रहेगा, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता, ठीक है। तो विपक्ष का नेता भी किससे चुना जाएगा, इन्हीं में से चुना जाएगा, विपक्षी दल जो रहेगी ना उससे चुना जाएगा। लेकिन अभी स्थिति इतनी दुर्भर है कि 45 सीट, आई थिंक 40 मतलब 44-45 ऐसा समथिंग कांग्रेस की सीट है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए यहाँ पर भी विपक्ष दल का नेता होना मुश्किल हो रहा था, तो फिर वहां पर गठबंधन से फिर वहां पर बनाया है, ठीक है, विपक्षी दल। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उस दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी शुड बी एट लीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 10%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा दी जाती है और मान्यता प्रदान की जाती है। तो देखो, जैसे हमारे दल में जो दल का पार्टी है ना, जिस दल का पार्टी है उसके नेता लोग को बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। अगर वो अब कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है, तब तो फिर वो तो फिर राजा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसी का नंबर आ जाता है पावर में। पर्टिकुलर अलग अलग विभाग रहते हैं ना कैबिनेट मंत्री लोग के पास। तो अब देखो, अब हमारे पास एक है दल, ठीक है, जो दल शासन में है, जो पावर में है, और एक है दल जो पावर में नहीं है। तो ये पक्ष का दल है, ठीक है, इसको मतलब जिसके पक्ष में जनता है, ये पक्षीय दल है। और इसके विरोध में जो है वो क्या है, विपक्षी दल। जस्ट अभी देखे हम लोग विपक्षी दल। अब यही क्या करता है, प्रेशर ग्रुप का काम करता है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप का काम करता है। और तो इसका जो नेता रहता है उसको क्या बोलते हैं, विपक्ष का नेता। तो जो विपक्ष का नेता है, अगर ये एकदम फुसड्डी रहेगा तो फिर वहां पर बात नहीं बनेगी, इसको दमदार होना चाहिए। तो दमदार होने से दम किससे आता है, पावर मिलता है तब आता है। तो इसको पावर दिया जाएगा, किसके जैसा पावर दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर जितना, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि सबसे पावरफुल आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद, प्राइम मिनिस्टर जो रहेगा उसके बाद फिर उसके सारे मंत्री, कैबिनेट वाले जो मंत्री है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहते हैं, उसके बाद फिर राज्य मंत्री, उसके बाद फिर उप मंत्री। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये सब, इसको बहुत पावरफुल बनाना है तो फिर उसके लिए क्या चाहिए हमको, कैबिनेट मंत्री जितना उसको पावर देना पड़ेगा। तो फिर जो पावर दिया जाता है ना, दोनों का पावर बराबर रहता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का डेफिनेटली ज्यादा रहता है क्योंकि वो प्रॉपरली मंत्री है, ठीक है। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री। द लीडर ऑफ द recognized opposition party in the Lok Sabha is given facilities and recognition similar to which of the following, तो क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है, संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। To the Speaker of the Lok Sabha does not have to right to vote under normal circumstances, has the right to vote only in case of tie, has the right to vote like any other member of the parliament, right to vote only once in a session of the parliament। तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जैसे हमारे राज्यसभा के केस में हम लोग देखते हैं तो जो मतलब हमारे उपराष्ट्रपति रहते हैं, वहाँ के सभापति रहते हैं, तो उनका ड्यूटी क्या रहता है, वो मतलब वहाँ कार्यवाही का संचालन करना। और उसके साथ में क्या होता है, जब वोटिंग होता है ना, वोटिंग बराबर हो गया, पक्ष विपक्ष दोनों जगह बराबर वोट चले गया, तो ऐसे टाइम पे निर्णायक मत देते हैं। कौन देते हैं, जो उपराष्ट्रपति रहते हैं, मतलब देखा जाए तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वैसे ही चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं। तो इनके पास भी वही शक्ति है। ये नॉर्मल केस में वोट नहीं देते हैं, ये वोट कब देते हैं, जब बराबर हो जाते हैं।
ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार इनको नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं, अध्यक्ष भी खाली है, अध्यक्ष का पद भी खाली है, उपाध्यक्ष का भी खाली है, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। अब ऐसा कब होगा भाई, जब दोनों ही अपने पद पे दोनों पद में सृजन नहीं किया जाता है, तब ये कब होगा, मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथ में जा रहे थे और जाके एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों के दोनों झपा गए, दोनों निपट गए। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनका अब कौन करेगा, अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, नाम निर्देशित करते हैं। राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि पर्टिकुलर किसी को बोलेंगे कि हाँ आप इसका अध्यक्षता करो, इस सदन की अध्यक्षता करो, ऐसा करके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति। इफ द पोस्ट ऑफ द बोथ द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा फॉल वैकेंट, देन हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, एक 6 लोगों का एक सदस्य का एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में से करते हैं, पहले अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद इन 6 मेंबर्स का भी वहाँ पर सहमति से लिया जाता है कि हाँ ये वो 6 मेंबर रहेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है इस वाले में क्वेश्चन में, देखते हैं इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक पैसों के लेन देन से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का विधेयक है तो उसको क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। अब उसी में अगर हम लोग देखते हैं ऐसा वित्त विधेयक जिसमें धन से रिलेटेड कुछ का जो नया टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ठीक है, नया इवेजन कर रहे हैं, सॉरी, अगर हमारे पास पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जितना भी विधेयक आएगा ना, पैसे से रिलेटेड जितना भी विधेयक रहेगा, ठीक है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वित्त विधेयक। पैसे से रिलेटेड सारा विधेयक वित्त विधेयक। अब इस वित्त विधेयक में हमारे पास कुछ विधेयक ऐसे हैं जो टैक्स से रिलेटेड है, नया टैक्स लगाने से या फिर पुराना टैक्स खत्म करने से रिलेटेड है, या फिर जो हमारी भारत की संचित निधि है, ठीक है, संचित निधि, इसमें पैसा डालना है या फिर निकालना है, इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, या फिर हमारे पास इमरजेंसी पॉकेट होता है ना, उससे रिलेटेड अगर कुछ काम है, तो उन सारे विधेयक को क्या बोलते हैं, धन विधेयक। इनको बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इनके अलावा अगर किसी भी टाइप के धन से रिलेटेड काम है तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वित्त विधेयक की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब योग्य धन विधेयक, वित्त विधेयक। अब होता क्या है, पहले ना राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास साइन कराएंगे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन लेंगे, उसके बाद फिर उधर जाते हैं। अब वहां पर जाएगा, अब लोकसभा में पेश किया जाएगा, और ये धन विधेयक वित्त विधेयक जो है लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा में जब पेश करेंगे उसके बाद फिर सबसे पहले किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा। अध्यक्ष देखते हैं कि ये इसको धन विधेयक बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पहले तो वो चेक करेंगे, क्योंकि विधेयक तो बहुत सारा विधेयक जाएगा कि ये वाला एक्ट में संशोधन, ये एक्ट में संशोधन, या फिर इसमें परिवर्तन, ये नया एक्ट आ गया, ये वो बहुत सारा विधेयक रहता है। तो विधेयक, इतने सारे विधेयक में से ये हमारे पास अगर 10 विधेयक हैं ऐसे टोटल, उसमें से देखते हैं एक विधेयक ऐसा है जो टैक्स से रिलेटेड है या फिर भारत की संचित निधि से रिलेटेड है। तो जब पता चल जाता है ना इससे रिलेटेड ऐसे करके, तो फिर इसको घोषित कर देते हैं कि सबसे पहले तो घोषित करते हैं, प्रमाण पत्र लिखते हैं कि ये धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक है। उसके बाद फिर उसको सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पहले अध्यक्ष के पास, उसके बाद पूरा सभा में। फिर अगर इसको ये पास हो जाता है ना, ये पास हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और जब राज्यसभा में जाएगा ना, तो यहाँ पर ना एक सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ता है। धन विधेयक पूरा का पूरा विधेयक जो पूरा बिल है ना, पहले तो उसको पेश करेंगे और साथ में उसमें एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे कि जो सर्टिफिकेट रहेगा ना, सर्टिफिकेट रहेगा जो ये बताएगा कि ये धन विधेयक है, पर्टिकुलर ये वाला जो बिल है ना, ये धन विधेयक वाला बिल है, ठीक है, मनी बिल है, ऐसा करके बताता है। उसके बाद फिर इस राज्यसभा के पास कितना दिन का टाइम रहता है, 14 दिन का टाइम रहता है कि उसमें किसी भी टाइप का अगर रेकमेंडेशन देना है तो वो दे सकती है, ठीक है, परिवर्तन का सिफारिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के बारे में अगर बोलते हैं ना कि ये परिवर्तन करना चाहिए ऐसे करके, और उसके बाद फिर
लोकसभा के पास वापस भेजते हैं तो लोकसभा उसको मतलब जरूरी नहीं है उसको माने, ठीक है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है मानना पड़ता है, बट धन विधेयक के केस में मानना नहीं पड़ता है कि इसमें ये चेंज करना है तो फिर इसमें ये परिवर्तन करो, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। वो सीधा सीधा उसको एक्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। उसको अपने से करना चाहे तो लोकसभा कर सकता है, बट राज्यसभा बोला है इसलिए करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकता है, और अगर 14 दिन बाद वापस नहीं किया ना तो भी माना जाता है कि ये पारित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सीमित अधिकार है राज्यसभा के पास। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है, जिसके बारे में पहले बताया। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, चुनते हैं, जैसे अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है तो किसी को चुनेंगे जो अध्यक्षता करे, तो उसके लिए ना पहले से ना लिस्ट बना के रखे रहते हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी हो, पता चले तबियत खराब हो गया, छुट्टी, तो ऐसे केस में जब इमरजेंसी आ जाए तो फिर किसको चुना जाए, इसके लिए ना पहले से डिसाइड कर रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है कि 6 लोग का एक वो रहता है, 6 लोग का एक लिस्ट रहता है, नामावली रहती है, उसमें से मतलब राष्ट्रपति को अगर चुनना है ना, जब राष्ट्रपति को चुनना है कि अध्यक्षता कौन करेगा ऐसे करके ना, तो उन्हीं 6 में से देखता है कि कौन उपस्थित है या फिर किसको दिया जाए जो अच्छे से चला सके, उसको दे दिया जाता है और फिर वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों की मतलब नामावली रहती है पहले से, 6 लोगों की। अच्छा 6, क्वेश्चन नंबर भी 6 दोनों सेम सेम हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार में कौन सा चीज नहीं आता है ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तो है, बताया मैं, जब विधेयक पेश किया जाता है ना तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रखा जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना वो बताते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है या नहीं है सक्रिय, ठीक है, टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सदन की कार्यवाहियों में वह प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करना, ठीक है, कार्यवाही का संचालन, जो कार्यवाही हो रहा है उसका संचालन, कि कौन कब बोलेगा, कौन कब शांत हो जाएगा चुपचाप बैठेगा, क्योंकि बोलने और बैठाने का काम किसका रहता है, अध्यक्ष का। अध्यक्ष बोलते हैं कि हाँ अब आप बोल सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं, ये बोल रहे हैं तो उनको बोलने दिया जाता है, तो ये परमिशन कौन देता है, अध्यक्ष देता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हाउस। अगला देखते हैं, सदन डी को देखते हैं ना पहले, सदन की समितियों में सदस्यों को नियुक्त करना, अलग अलग समिति बनाई जाती है, तो उसमें से कौन कौन से सदस्य किस समिति में रहेंगे ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक। मतलब जिसमें जिसमें नाम निर्देशित करना है वहां पर तो नाम निर्देशित अपने से करते हैं, और जहां कहीं पर क्या होता है मतलब चुनाव होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला प्रणाली यूज किया जाता है सदन का अलग अलग समिति बनाने के लिए। तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन को चुन लिया गया तो उस पर्सन को नियुक्ति पत्र कौन देगा, मतलब नियुक्त कौन करेगा, तो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो हमारे पास कौन सा आंसर नहीं आया यहाँ पर, ये वाला, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड वोटिंग, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। देखिए आप लोग कभी भी देखे होंगे संसद में या राज्यसभा में, मतलब डेफिनेटली एक वीडियो तो देखे ही होगे, अगर इस आप फील्ड में तैयारी करने आए तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो हमारा संसद का जो कोई भी सदन है, राज्यसभा में हो तो मतलब दोनों में ही होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह में होता है, कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ, पहले ये कुछ बताया, ये किसी फैक्ट के बारे में बात किया, उसका विरोध ये करेंगे, उसका विरोध ये करेंगे, फिर इसका प्रतिरोध करेंगे, फिर इसका बचाव करेंगे, ऐसा चलते रहता है, तो इसी को बोलते हैं वाद विवाद। तो वाद विवाद में भाग कौन लेता है, जो सदस्य रहते हैं वो, और कौन भाग लेता है, और ये लोग क्या करते हैं, मतदान भी होता है। अब स्पीकर बोले कि चलो अब हो गया वाद विवाद बहुत हो गया, अब मतदान कर लेते हैं, तो मतदान में भी पार्टिसिपेट कौन करते हैं, जो संसद के जो सदस्य रहते हैं वो। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास तो अध्यक्ष जो रहता है ना वो वाद विवाद में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और मतदान में भी भाग नहीं लेते हैं। कब मतदान करते हैं ये, जब दोनों साइड बराबर हो जाए,
ठीक है, पार्टिसिपेटिंग डिबेट्स एंड वोटिंग, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हम लोग को गलत कथन बताना था। अधिकार नहीं है, क्या चीज़ का अधिकार नहीं है, वाद विवाद और मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ठीक है, हमारे यहाँ संसद में अलग अलग बहुत सारी कमेटी बनती है। कुछ मतलब कुछ रहता है ऐसा जो सिर्फ लोकसभा का रहता है, कुछ रहता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के रहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक समिति है लोक लेखा समिति। ठीक है, यहाँ पर लोक लेखा भी आता है ना, लोक लेखा समिति। तो इसका जो अध्यक्ष रहता है उसको कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि आप बनेंगे इसके अध्यक्ष, ऐसा करके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए, एक होता है हमारे पास अटॉर्नी जनरल और एक होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट, पहले अटॉर्नी लिखे थे ना, अटॉर्नी बड़े हैं, अटॉर्नी जनरल, और एक होता है एडवोकेट जनरल। देखो, अगर कोई केस होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई केस पहुंचता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके अगेंस्ट कोई पर्सन कार्यवाही, मतलब पर्सन कोई केस कर दिया, जैसे मैं केस कर दिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ, तो मेरे साइड से तो मेरा वकील लड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से भी तो कोई लड़ेगा ना केस को, तो वो कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बहुत सारे देशों में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का जो पद रहता है ना वो किसके पास रहता है? जो न्याय मंत्री रहते हैं ना उन देशों के न्याय मंत्री ही अटॉर्नी जनरल रहते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बट अगर नहीं है तो हमारे यहाँ तो अलग से प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 76 में, आर्टिकल नंबर 76 में क्या बोलता है? एक अटॉर्नी जनरल होगा और 2 सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। ठीक है, ऐसा बताते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर विधिक सहायता की आवश्यकता है, विधिक मशवरा करना है, तो उसमें भी कौन करता है? अटॉर्नी जनरल उस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल है ना, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन है? एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल रहते हैं, सेम काम है दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो दोनों का काम सेम है, तो ये क्या करेंगे? राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मान लेते सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई विवाद होता है जिसमें दो राज्य अलग, मतलब 2 राज्य एक साथ है और 1 राज्य एक साथ है, जैसे झारखंड और उड़ीसा एक साथ हो गया, दोनों मिलके केस किए छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट में, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से वहाँ के एडवोकेट जनरल जाएंगे और इन दोनों के अटॉर्नी जनरल मतलब एडवोकेट जनरल जाएंगे। ठीक है, और दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर बता रहा हूँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहता है? जो विधायी संस्था है कौन कौन सी है? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ क्या रहती है? विधानसभा रहती है, और कहीं कहीं क्या रहता है? विधान परिषद भी रहता है। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल है ना वो यहाँ भी जाके बैठ सकते हैं, यहाँ भी जाके बैठ सकते हैं, उनकी मर्जी। अगर उनको आवश्यकता है कोई मुद्दा ऐसा है जिस पे बात होने वाला है, जिसमें वाद विवाद होने वाला है, या फिर जहाँ पर अटॉर्नी जनरल से सवाल किया जाने वाला है कि अगर ये वाला नियम बनाया गया तो उसके पीछे का कारण बताइए या फिर अपना पक्ष रखिए, ऐसा करके, तो वहां पर लोकसभा और या फिर राज्यसभा दोनों में से कहीं भी जहां पर भी इसको जाना रहे वो जा सकते हैं, और कार्यवाही अगर देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। ये इनके पास पावर रहता है। सेम पावर एडवोकेट जनरल के पास है, वो विधान परिषद में भी जा सकते हैं, विधान सभा में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसके कहने पे? जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, वो बोलते हैं जिसको, उसको बनाते हैं राज्यपाल, उस राज्य का एडवोकेट जनरल। ठीक है, और सेम केस अगर हम लोग महाधिवक्ता है यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं महान्यायवादी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी सेम चीज आता है ना, प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे ना, प्रेसिडेंट उसी को अटॉर्नी जनरल बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे कठिन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के उस राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। देखो, अब भी हम लोग क्या देखें, कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो जाता है? गलत हो गया। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
in of India in India is appointed by the president on the recommendation of the governor of the state concerned. और तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, गलत होगा. अगला क्वेश्चन, अगला हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द स्टेट लेवल एडिशनल हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन. ठीक है, मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय सलाहकारी अधिकारिता होती है. मतलब राज्य, जो राज्य का ये अपर उच्च न्यायालय, मतलब देखो यहाँ पर एक गलत हो गया ना, यहाँ पर अपर उच्च न्यायालय, ठीक है, अपर उच्च न्यायालय है ना, इसके पास क्या रहेगा, मूल अपीलीय और सलाहकारी तीनों अधिकारिता रहती है, ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये बात तो सही है, अपीलीय और मूल तो है. ठीक है, लेकिन अच्छा अपीलीय भी नहीं है यहाँ पर, सलाहकारी भी नहीं है, क्योंकि ये सलाह नहीं देता है. सलाह कौन देगा, हाई कोर्ट देगा अगर सलाह मांगा जाए तो. और वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में कौन देगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देगा सलाह. ठीक है, तो यहाँ पर सलाहकारी और अपीलीय शक्ति यहाँ पर नहीं आती है. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो. ठीक है, नाइदर वन नॉट टू. ओके, तो ये हुआ हमारे आज के क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.